नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। एक मोटा ताजा भारी भरकम सिर से गंजा आदमी भी यहाँ आता है। वो भी निशा मेम साहब न हो तो फ्लैट के भीतर ही जाकर बैठता है। वो निश्चय ही निशा के एजेंट एसपी श्रीवास्तव का जिक्र कर रहा था। और किसके पास है चाबी? उस नौकरानी के पास है जो दिन में सफाई वगैरह करने आती है। और वह हिचकिचाते हुए बोला, मेरे पास है। तुम्हारे पास किस लिए? यहाँ के केयर टेकर की अपनी हैसियत से मेरे पास हर फ्लैट की चाबी है। किसी को एतराज नहीं होता इस बात पर? जिसको एतराज हो वो अपना ताला बदलवा सकता है। किसी ने बदलवाया है? नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे घूरा। तुम क्या लोगों के ताले खोल खोल कर देखते रहते हो? नहीं साहब, नहीं। वो बौखला कर बोला, हरगिज भी नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि किसी ने ताला नहीं बदलवाया हुआ है? यूं ही अंदाजन। तुम्हारे पास चाबी होने का मतलब मुझे नहीं पता। शुरू से ही हर फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। जब मैं केयरटेकर मुकर्रर हुआ था तो वो चाबियां सरदार साहब ने मुझे सौंपी थी। कभी किसी चाबी के इस्तेमाल की नौबत आई? एक बार आई थी। कोई भीतर किचन में गैस खुली छोड़ गया था। पड़ोसी फ्लैट वाले ने शिकायत की थी कि बंद फ्लैट में से गैस की गंध आ रही है। तब मैंने फ्लैट का ताला खोला था और किचन में जाकर गैस बंद की थी। तब मेरे पास चाबी ना होती तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सारी इमारत को आग लग सकती थी। और किसके पास थी चाबी? साहब, निशा मेम साहब से यहाँ मिलने आने वाले लोगों से किसी के भी पास चाबी हो सकती थी। सबके पास भी? हाँ जी। क्या बड़ी बात है? इस लिहाज से तो ठीक लड़की नहीं लगती वो। आपने मेरे मुंह की बात छीनी साहब। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, यह निशा नाम में ही कोई खासियत है साहब। क्या मतलब? मैं उसे घूरता हुआ बोला, मैंने तो इस नाम की कोई लड़की आज तक देखी नहीं जो कि शरीफ हो। निशा नाम तो लड़की बदमाश। मेरा हाथ उसके गिरेबान पर पड़ा। उसकी कमीज को मुट्ठी में भरकर मैंने यूं मरोड़ा कि उसकी आंख उबल पड़ी। साहब साहब, वो तड़पता हुआ बोला, मैंने क्या किया? साले, मैंने उसे गिरेबान से झंझोड़ा। माँ बाप को नाम रखते हुए मालूम होता है कि औलाद आगे चलकर कैसी बनेगी। लड़की का नाम निशा ना होने से ही उसकी शराफत की गारंटी हो जाती है। लेकिन क्या लेकिन? रामजादे, उल्टा सीधा बोलेगा तो बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। मैंने क्या उल्टा सीधा बोला है साहब? उसने फरियाद की। तुझे नहीं मालूम? मैंने यही तो कहा है साहब कि निशा नाम की लड़कियां आमतौर पर चरित्र की खराब पाई जाती है। अगर मैंने ऐसा कह भी दिया तो आपको क्या? साले, मैंने उसे फिर झिंझोड़ा। जुबान लड़ाता है? मैंने तो यही कहा है साहब कि निशा नाम की लड़कियां आमतौर पर चरित्र की खराब पाई जाती है। अगर मैंने ऐसे कह भी दिया तो आपको क्या? साले, मैंने उसे फिर झिंझोड़ा। जुबान लड़ाता है? टोकस ने जबरन मेरी गिरफ्त से उसका गिरेबान छुड़वाया। जुबान को लगाम दे अक्ल के अंधे। टोकस उसे मेरे से परे हटाता हुआ बोला, साहब की बीवी का नाम निशा है। फिर बूटाराम के मुंह से बोल ना फूटा। तुरंत उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यूं ही बड़बड़ के बोलेगा तो जूते खाएगा किसी से। साहब, वो हकलाया। मैं माफी चाहता हूं साहब। साहब के बच्चे, मैं नफरत भरे स्वर में बोला। उस वक्त मेरे दिल में कोई झांक सकता तो यही कहता कि सच बहुत कड़वा होता है, झेला नहीं जाता। तभी तो मैं यूं आनन फानन लावे की तरह उबल पड़ा था। टोकस ने मेरी कोहनी पकड़ी और मुझे बाहर को चलाने लगा। हम बेसमेंट से निकलकर ऊपर पहुंचे। अब टोकस शिकायत भरे स्वर में बोला, उसे क्या पता था कि तुम्हारी बीवी का नाम निशा है? मेरा दिमाग भिन्नाया हुआ है यार। मैं झुंझलाया। सिर दुख रहा है मेरा। तो घर चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? ड्यूटी तो 4 बजे तक है। अभी तो 12 भी नहीं बजे। मैं संभाल लूंगा। लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो फोन कर दूंगा। दौड़े चले आना। तुम मरवाओगे यार। कुछ नहीं होता। मैं हिचकिचाया। अरे कहा ना कुछ नहीं होता। टोकस आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। देख लो, मैं बोला।
देख लिया, अच्छी बात है। आधी रात के बाद मैं घर पहुंचा। मेरा घर अशोक विहार की एक शानदार कोठी था। ऐसी शानदार कोठी जो कम से कम किसी पुलिस इंस्पेक्टर की नहीं हो सकती थी। वास्तव में वह कोठी मेरे एक दूर के रिश्तेदार की थी, जिसकी मौत से पहले मुझे उसके अस्तित्व की भी खबर नहीं थी और जो बेऔलाद मर गया था। यह संयोग ही था कि मैं ही उसका इकलौता जीता जागता कानूनी वारिस निकला। उसकी संपत्ति हथियाने के लिए कई नकली वारिस निकल आए थे। उन नकली वारिसों में से एक को जब लगा था कि उसके अपने हाथों कुछ नहीं आने वाला था, लेकिन दूसरे नकली वारिस में से कोई सब कुछ हड़प जाने वाला था, तो मुझे महज ईर्ष्या की भावना से प्रेरित होकर उसने मुझे खोज निकाला और मुझे हालात की खबर की। एक लंबी मुकदमेबाजी के बाद कोर्ट द्वारा मैं अपने इस रिश्तेदार का वारिस करार दिया गया और एस्टेट ड्यूटी के तौर पर एक मोटी रकम पल्ले से भरकर टेलीफोन और कार से सुसज्जित उस कोठी का और काफी सारे नकद रुपए का मैं वारिस बन गया। मेरे यूं साहब जायदाद बन जाने की वजह से महकमे के लोगों पर मेरी बहुत तड़ी बनी हुई थी। अलबत्ता मेरे कुछ आला अफसरान मेरे ठाट बाज की वजह से मुझसे जलते भी थे। कोठी में कहीं रोशनी नहीं थी। पिछवाड़े में गैरेज था जिसमें से होकर किचन का रास्ता जाता था। मैं जब इतनी इतनी रात यूं घर लौटता तो उसी रास्ते से कोठी में दाखिल होता था। इस तरह निशा को उठकर दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। आखिर मेरी बीवी कोई नई ब्याही दुल्हन नहीं थी जो किताबी तरीके से पलके बिछाए अपने पतिदेव के घर लौटने का इंतजार करती होती। जैसे वह मुझे फोन पर नहीं मिली थी, उस लिहाज से मुझे पहले सीधे बेडरूम में जाना चाहिए था और जाकर देखना चाहिए था कि वह अभी भी वहां है या नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त मेरी दिमागी हालत कुछ कुछ उस शख्स के जैसी थी जो अपने 100 के नोट की तलाश में अपने परिधान की आखिरी जेब में इसीलिए हाथ नहीं डालता कि अगर वो नोट वहां भी नहीं हुआ तो। मेरे अवचेतन मन में यह बात हौले हौले दस्तक दे रही थी कि अगर मेरी बीवी बेडरूम में ना हुई तो। वैसे इस बात को मैं आज सोचता हूं तो ये मुझे अपनी स्वार्थपरता की इंतहा मालूम होती है कि मुझे यह तो सूझा कि मेरी नाइट ड्यूटी का कोई नाजायज फायदा उठाने की नीयत से मेरी बीवी घर पर नहीं होगी, लेकिन एक क्षण को भी ये नहीं सोचा कि शायद उसे कुछ हो गया हो, शायद वह अस्पताल में हो, शायद वह कहीं मरी पड़ी हो और कोई लाश की शिनाख्त करने वाला ना हो, या घर पर ही उसे कोई दौरा वौरा पड़ गया हो, या उस तन्हा कोठी में कोई चोर घुसा हो और वो वैसे ही उसका कत्ल कर गया हो जैसे सुंदरनगर में हुए उस कैबरे डांसर के कत्ल की तफ्तीश करके मैं लौट रहा था। आगे बढ़ने के स्थान पर मैं किचन में ही एक स्टूल पर बैठ गया। मैंने अपनी जेब से वो लिफाफा निकाला जो उस रोज मुझे सुबह अपने थाने के पते पर डाक से प्राप्त हुआ था। उस लिफाफे में जो चिट्ठी थी वो मुंबई पुलिस की नौकरी में लगे मेरे एक दोस्त ने लिखी थी और मैं सुबह से उसे कोई 10 बार पढ़ चुका था। मैंने चिट्ठी फिर निकाली। चिट्ठी काफी लंबी थी लेकिन मैंने उसका एक ही पैरा फिर पढ़ा। लिखा था, निशा गोस्वामी का कोई रिकॉर्ड यहां ट्रेस नहीं हो सका, ना ही यहां सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट नाम की कोई जगह है। उंगलियों के जो निशान तुमने मुझे भेजे हैं वो शीला अत्रे नाम की एक लड़की के हैं। लड़की की मौजूदा उम्र 26 साल और जन्म स्थान पूना। पूना में उसका रिकॉर्ड इसीलिए है क्योंकि वहां वह डकैती के इल्जाम में 2.5 साल की जेल की सजा काट चुकी है। 4 साल पहले वह जेल से छूटी थी और फिर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। तब से यहां हमें उसकी कोई खोज खबर नहीं। उंगलियों के जो निशान मैंने अपने उस पत्र लेखक मित्र को भेजे थे वे मेरी बीवी के थे। मेरी उस बीवी के। 3 साल पहले जब मैंने इश्क में अंधा होकर और दिल के हाथों मजबूर होकर कोर्ट में शादी की थी तो जिसने अपना नाम निशा गोस्वामी बताया था। मैंने एक गहरी सांस ली और चिट्ठी को वापस लिफाफे में डालकर अपने जेब के हवाले कर दिया। मैंने किचन की बत्ती बुझाई और वहां से बाहर निकला। बिना कोई और बत्ती जलाए मैं पहली मंजिल पर पहुंचा। मैंने बेडरूम में कदम रखा। बेडरूम की विशाल खिड़की खुली थी और बाहर आसमान पर खिले पूरे चांद की रोशनी भीतर प्रतिबिंब हो रही थी। उस रोशनी में मैंने देखा कि निशा के कपड़े पलंग के पायताने के पास फर्श पर एक ढेर की सूरत में पड़े थे। लगता था कि वहां जाते ही बिस्तर के हवाले हो गई थी। वो निशा, मेरी खूबसूरत बीवी, पलंग पर दिन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। उसने एक झीनी सी नाइटी पहनी हुई थी
जो नींद में उसकी जांघों के ऊपर तक सरक गई थी। उसकी सांसों के साथ साथ उसका उन्नत वक्ष धीरे धीरे उठ गिर रहा था। उसके लंबे काले रेशमी बाल उजले गिलाफ वाले तकिए पर बिखरे हुए थे। उसके अर्धनिमिलित होंठ नींद में भी मुस्कुराते मालूम हो रहे थे। उसके चेहरे पर एक अबोध बच्ची जैसी निश्चलता थी। उस वक्त वो मुझे स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत और दिल फरेब लग रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुंबई से आई चिट्ठी उसी औरत की बाबत थी। मैंने खामोशी से अपनी वर्दी उतारी और उसके स्थान पर कुर्ता पजामा पहन लिया। फिर मैं पलंग पर चढ़ गया और उसके पहलू में जा लेटा। वह पलंग के एन बीचों बीच लेटी हुई थी, इसीलिए अपने लिए और जगह बनाने की खातिर मैंने उसे हौले से थोड़ा सा परे सरकाया। वह तनिक कुनमाई और फिर उसने करवट बदल दी। कितनी ही देर मैं अंधेरे में आंखें खोले चुपचाप लेटा रहा और निशा के साथ गुजरे अपने 3 साल के विवाहित जीवन के बारे में सोचता रहा। एक बार मैंने बेचैनी से पहलू बदला तो नींद में ही निशा के शरीर में भी हरकत हुई। पहले वह पीठ के बल लेटी, फिर उसने मेरी तरफ करवट बदल ली। नींद में ही उसकी एक कोमल सुडौल बांह मेरी छाती पर आकर गिरी। उसकी एक टांग मेरे बदन से लिपट गई और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगी। उसका जिस्म एकदम फिट होकर मेरे जिस्म से जुड़ गया। खम की जगह खम, मोड़ की जगह मोड़, उभार की जगह उभार। मेरे एक पहलू से चिपके उसके उरोजों में तनिक हरकत हुई तो मैंने समझा कि वह जाग गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वह बदस्तूर गहरी नींद में थी और नींद में ही मेरे साथ यूं लिपट गई थी। मेरी सांसें भारी होने लगी थी। हौले हौले मेरे जिस्म में तृष्णा का ज्वार परवान चढ़ने लगा। मैंने हौले से उसके अधखुले होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरा एक हाथ उसकी नाइटी के भीतर सरक गया और उसके उरोजों को सहलाने लगा। उसके शरीर ने एक झुरझुरी ली और वह कसकर मुझे लिपट गई। उसकी नींद में तब भी खलल न पड़ी। उसकी खुमार भरी सांस पूर्वक मैंने उसके जिस्म पर से नाइटी को मुकम्मल तौर से हटा दिया और करवट बदलकर उसके ऊपर आ गया। वह तब भी न जागी। अनोखी औरत थी निशा। नींद में भी वह अभी सारत हो सकती थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था।